नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे कंप्रेशन मेंबर। ओके, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ मेंबर विच कैरीज एक्सियल कंप्रेशन इज नोन एज कंप्रेशन मेंबर। वो मेंबर जिसमें एक्सियल कंप्रेशन लगता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर। ये दो तरह के होते हैं, कॉलम और स्ट्रट। ठीक है, स्ट्रट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन रूफ ट्रस एंड ब्रेसिंग। स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर है जिसको रूफ ट्रस और ब्रेसिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। कॉलम, स्टैंशियन और पोस्ट इज़ अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर सपोर्टिंग फ्लोर और गेडर्स इन अ बिल्डिंग। ठीक है। कॉलम, जिसको स्टैंशियन या कि पोस्ट भी बोलते हैं, वो एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है जो कि फ्लोर और गेडर को सपोर्ट करता है बिल्डिंग में। ठीक है। बूम इज़ अ प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर इन क्रेन। बूम एक प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर है जो क्रेन में लगा होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं बकलिंग की। बेंडिंग टू बी ऑकर्ड इन कंप्रेशन मेंबर ड्यू टू एक्सियल लोड इज कॉल्ड बकलिंग। जो कंप्रेशन मेंबर में बेंडिंग होता है, मतलब कि ये ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं बकलिंग। ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ कॉलम की। ठीक है। अगर कॉलम एंड स्ट्रेंथ जो है, जो एंड कंडीशंस हैं, अगर इफेक्टली हेल्ड इन पोजीशन है एंड बोथ एंड्स आर नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। अपनी एक पोजीशन पे एंड्स हैं और दोनों एंड्स रोटेशन के लिए रिस्ट्रेंड नहीं है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, जितना लेंथ है उतना ही इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, मतलब कि एल के बराबर। अगर दोनों एंड्स जो है इफेक्टली हेल्ड अपने पोजीशन पे एंड बोथ एंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। अब इफेक्टिव हेड इज पोजीशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। दोनों एंड्स अपने पोजीशन पे हैं और रोटेशन के लिए एक ही एंड में रिस्ट्रेंड है, तब जो इफेक्टिव लेंथ होगा 0.8 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। ठीक है। एंड कंडीशन, अगर इफेक्टिव हेड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, अगर रोटेशन दोनों एंड्स में रिस्ट्रेंड कर दी जाए, तब जो इफेक्टिव लेंथ होगा 0.65 टाइम्स ऑफ एल होगा। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। तो ये हो गई इफेक्टिव लेंथ की बात है। अभी और है इधर साइड। ठीक है। तो अगर इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड पोजीशन। ठीक है। एक एंड जो है अपनी पोजीशन पे है और वही एंड जो है वो रिस्ट्रेंड है रोटेशन के लिए, और दूसरा एंड जो है वो रोटेशन से तो रिस्ट्रेंड है लेकिन अपनी पोजीशन पे नहीं है, तब जो इफेक्टिव लेंथ होगा 1.2 टाइम्स ऑफ एल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर एक एंड, एक सेकेंड, अगर एक एंड इफेक्टिव हेल्ड इज पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट इफेक्टिव, अब एंड कंडीशंस, अगर अपनी पोजीशन पे है एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड्स पार्शली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। एक एंड अपने पोजीशन पे है, ठीक है, और रिस्ट्रेंड है अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंड है, और जो अदर एंड है वो पार्शली रिस्ट्रेंड है, रोटेशन के अगेंस्ट पार्शली रिस्ट्रेंड है और अपनी पोजीशन पे नहीं है, तब जो इफेक्टिव लेंथ होगा 1.5 टाइम्स ऑफ एल होगा। ठीक है। फिर है इफेक्टिवली फिर है इफेक्टली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। अपने पोजीशन पे इफेक्टली हेल्ड तो है लेकिन रोटेशन के लिए रिस्ट्रेंड नहीं है, एंड अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। ठीक है, तब 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। ठीक है। फिर है इफेक्टली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नीदर हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड। ठीक है। एक एंड में इफेक्टली हेल्ड अपने पोजीशन पे है और रोटेशन पे भी रिस्ट्रेंड है, लेकिन दूसरा एंड है उस पर ना ही अपनी पोजीशन पे है ना ही रिस्ट्रेंड है अगेंस्ट रोटेशन, तब भी 2 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हो जाएगी। ठीक है। एंड कंडीशन की बात करें तो बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, या कि फिक्स कंडीशन होती है ये फिक्स कंडीशन है, इसमें दोनों ट्रांसलेशन और रोटेशन रिस्ट्रेंड होगा। ठीक है। रोटेशन फ्री है, ट्रांसलेशन फिक्स्ड है, तो उसका कंडीशन ये होगा, इंच कंडीशन। रोटेशन फिक्स्ड है, ट्रांसलेशन फ्री है, तो ये कंडीशन होगा। ठीक है। ये इधर उधर जा सकता है लेकिन रोटेशन फिक्स है, इसमें दोनों रोटेशन और ट्रांसलेशन फ्री है, तो ये ठीक है। इंच। अब बात करते हैं एंगल, स्टट एंड कंडीशन एंड इफेक्टिव लेंथ की। ठीक है। अगर टाइप ऑफ सेक्शन डिसकंटिन्यूस है और सिंगल एंगल सेक्शन है, सिंगल एंगल सेक्शन में अगर एक रिवेट या कि बोल्ट है, तब इफेक्टिव लेंथ एल होगी और जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा 0.8 टाइम्स ऑफ सिग्मा, मतलब 0.8 टाइम्स ऑफ परमिसिबल सिग्मा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है। पॉइंट जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के 0.8 टाइम्स हो जाएगा। अगर दो एंगल सेक्शन है बैक टू बैक बोथ साइड ऑफ गजर प्लेट,
अब सॉरी, सिंगल एंगल सेक्शन में अगर 2 और मोर रिवेट बोल्ट या वेल्ड है तो 0.85 एल हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, और जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर होगा। ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस में अगर 2 एंगल सेक्शन है बैक टू बैक बोथ साइड ऑफ गजर प्लेट, और जो एंड कनेक्शन है वो 2 या 2 से अधिक रिवेट बोल्ट या कि इक्विवेलेंट बेल्ट है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 0.7 एल से 0.85 एल तक होगा। ठीक है। और जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर होगा। सेक्शन डिसकंटिन्यूस सेक्शन में आगे अगर 2 एंगल सेक्शन बैक टू बैक वन साइड ऑफ गजर प्लेट, एक ही साइड ऑफ गजर प्लेट में 2 एंगल सेक्शन बैक टू बैक लगे हैं, तब पहला कंडीशन अगर ईच एंगल सेक्शन कनेक्टेड बाय, दोनों एंगल सेक्शन सिर्फ एक रिवेट बोल्ट से कनेक्टेड हैं, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा एल होगा, और जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा 0.8 टाइम्स ऑफ अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ईच एंगल सेक्शन कनेक्टेड बाय 2 रिवेट बोल्ट और इक्विवेलेंट बेल्ट। ठीक है। अगर दोनों एंगल सेक्शन 2 रिवेट बोल्ट या इक्विवेलेंट बेल्ट से कनेक्टेड है, तब जो इफेक्टिव लेंथ होगा 0.85 टाइम्स ऑफ एल होगा, और जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वह अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर होगा। ठीक है। अगर जो सेक्शन है वो कंटिन्यूस है, और जो सेक्शन के डिस्क्रिप्शन है वो 1 या 2 एंगल सेक्शन है, 1 और 2 एंगल सेक्शन कनेक्टेड 1 और मोर, एक या एक से अधिक रिवेट या बोल्ट से कनेक्टेड है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा 0.7 एल से लेके एल तक होगा, और जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग क्लास ए, बकलिंग क्लास ए के लिए जो इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू है वो 0.21 होगी। ठीक है। इसी तरह बकलिंग क्लास बी और सी और डी के लिए भी इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है। ये आप लोग का काम है, इसको बकलिंग क्लास की वैल्यू को अपन मतलब कि इंटरनेट पे ढूंढो और याद करो, इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा बकलिंग क्लास की वैल्यू, क्योंकि इम्परफेक्शन फैक्टर डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है। नहीं तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा इसको, तब तक ढूंढ लो। अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज बेस्ड ऑन पेरी रॉबर्टसन फार्मूला। ठीक है। IS 800 2007 के अनुसार जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर की, वो पेरी रॉबर्टसन फार्मूला पे बेस्ड होती है। एट वैल्यूज ऑफ लोड द बकलिंग लोड अलोंग स्ट्रट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो एट वैल्यूज ऑफ लोड बिलो द बकलिंग लोड से, अगर उस लोड पे जब जो बकलिंग लोड से नीचे लोड है उस पे जो लॉन्ग स्ट्रट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। व्हेन अ कंप्रेशन मेंबर बकल्स एट द बकलिंग लोड इट रीचेज अ स्टेट ऑफ इलास्टिक इंस्टेबिलिटी। जब कंप्रेशन मेंबर बकल करता है बकलिंग लोड पे तो वो इलास्टिक इंस्टेबिलिटी पे चला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। ये स्लेंडरनेस से क्या होता है? रेशियो होता है किसका किसका? इफेक्टिव लेंथ का और आर मिनिमम का। आर मिनिमम क्या है? लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। ओके। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, इट लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी लेस। स्लेंडरनेस रेशियो की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। तो लेमडा क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है। इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी लेस। अब मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा फॉर कंप्रेशन मेंबर स्ट्रट कनेक्टेड बाय सिंगल रिवेट एट ईच एंड। अगर स्ट्रट कनेक्टेड है मतलब कि स्मॉल स्मॉल कंप्रेशन मेंबर कनेक्टेड है बाय सिंगल रिवेट दोनों एंड पे, तो जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी 180 के बराबर होगी। अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज लोड्स, उसका स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 180 होगी। ठीक है। एक मेंबर है जिसमें कंप्रेसिव लोड है, अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड है जिसमें डेड और इम्पोज लोड लग रहा है, लेमडा 180 होगा। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कंप्रेशन विथ विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस। एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लो। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, member subjected to compressive force resulting only from combination with wind or earthquake force provided the deformation of such member does not adversely affect the stress in any part of the structure। ठीक है। एक मेंबर में जिसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस की कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है। और जिसमें
डिफॉर्मेशन उस मेंबर के डिफॉर्मेशन की वजह से कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो स्ट्रेस पे, कि स्ट्रेस स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट पे, उसमें लेमडा कितना होगा, 250 होगा। अगर कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम में जो लेमडा होगा मतलब स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो 300 होगा। ठीक है। अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज टाई इन रूफ ट्रस और ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगा जहाँ पे, वहाँ पे जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी 350 होगी, ध्यान रखना है, जो कि विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस की वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये स्लेंडरनेस रेशियो याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, अब एक नोट है उसकी बात कर लेते हैं। टेंशन मेंबर सच एज ब्रेसिंग प्री टेंशन टू अवॉइड सैक नीड टू सेटिस्फाई मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट। ठीक है, टेंशन मेंबर जैसे ब्रेसिंग प्री टेंशन सैक को अवॉइड करने के लिए रहते हैं, जो लगाए जाते हैं, उसमें उसको उस सेटिस्फाई करना चाहिए मैक्सिमम स्लेंडर रेशियो लिमिट जो है। ठीक है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस और इक्वल टू स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अपर लिमिट फॉर कम्पैक्ट सेक्शन, तो टाइप ऑफ सेक्शन कम्पैक्ट होगा। अगर इन दोनों के बीच है, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो अपर लिमिट फॉर नॉन कम्पैक्ट सेक्शन एंड लेमडा पी है स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अपर लिमिट ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अपर लिमिट फॉर कम्पैक्ट सेक्शन है लेमडा पी, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अपर लिमिट फॉर नॉन कम्पैक्ट सेक्शन है लेमडा आर। ठीक है, और लेमडा है स्लेंडरनेस रेशियो। तो अगर लेमडा लेमडा पी और लेमडा आर के बीच होता है तो सेमी कम्पैक्ट सेक्शन, लेमडा लेस और इक्वल टू लेमडा पी है तो कम्पैक्ट सेक्शन, लेमडा आर लेस देन लेमडा है तो स्लेंडर। ठीक है, फिर आता है मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला। ये इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग क्लास ए की है 0.1 और बी सी डी का आप लोग को ढूंढना क्या, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, एक टेबल बना के, जैसे बकलिंग क्लास जैसे ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई और डी हो गई। ठीक है, और हो गया इम्परफेक्शन फैक्टर को, चलो दे देते हैं अल्फ़ा। ठीक है, तो ए के लिए अपन ने देखा 0.21 होता है, बी के लिए होगा 0.34 एंड सी के लिए 0.49 एंड डी के लिए 0.76। तो ये वैल्यूज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, ये वैल्यूज़ डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला की। मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला क्या होता है, 0.6 टाइम्स ऑफ एफ सी सी इंटू एफ बाई अपॉन एफ सी सी पावर एन प्लस एफ बाई पावर एन का होल पावर 1/n। ठीक है, सिग्मा ए सी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन, सिग्मा ए सी इज परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। एफ बाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस कंप्रेशन मेंबर में जो एफ सी सी है वो क्या है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। ये कंप्रेशन मेंबर में कितना होगा, पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। ठीक है, एन क्या है, फैक्टर एज्यूम्ड एज 1.4, एन एक फैक्टर है जिसको 1/4 एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है 1 से 3 के बीच होती। अब बात करते हैं बिल्टअप कॉलम की, या कि प्लेटेड बीम्स जिसको बोलते हैं। बिल्टअप कॉलम्स आर वाइडली यूज्ड इन स्टील कंस्ट्रक्शन स्पेशली व्हेन द इफेक्टिव लेंथ आर लार्ज एंड कंप्रेशन फोर्स लाइट। ठीक है, बिल्टअप कॉलम्स वहाँ यूज़ किया जाता है स्टील कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे इफेक्टिव लेंथ लार्ज हो और कंप्रेशन फोर्स हल्का हो। ठीक है, इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 और मोर पैरेलल मेन कंपोनेंट्स, इसमें दो से अधिक मेन कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय लेसिंग और बैटन प्लेट की मदद से। ठीक है, ये है बिल्टअप कॉलम्स। अब बात करते हैं बिल्टअप मेंबर किस किस तरह क्लासीफाई होते हैं। बिल्टअप मेंबर्स आर क्लासिफाइड एज, सबसे पहले लेसिंग। Generally, it is a flat which connects two components of column section obliquely at a convenient inclination. Generally एक flat है जो कि दो components column section के connect करता है obliquely, ठीक, एक convenient inclination पे। Lacing system should be uniform inclination throughout the length of column. Lacing system uniform होना चाहिए inclination के कहाँ तक, जितना भी लेंथ है, throughout the length of column तक। ठीक है, लेसिंग मेक द कंपोनेंट ऑफ कॉलम एक्ट एज सिंगल यूनिट। लेसिंग की वजह से जो कंपोनेंट ऑफ कॉलम है सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। इफ द कंपोनेंट ऑफ कॉलम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन टैक रिवेट्स आर यूज टू मेक देम एक्ट एज सिंगल यूनिट। ठीक है, अगर कंपोनेंट ऑफ कॉलम बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, तो जो टैक रिवेट होता है उसको यूज़ किया जाता है टू मेक देम एक्ट एज एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करने के लिए। ठीक है, अब लेसिंग सिस्टम की प्रॉपर्टी की बात करें तो लेस्ड कॉलम में जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे एक्चुअल लेंथ के, 1.0 टाइम 5 ऑफ एल। ठीक है, 5 टाइम्स इंक्रीज इन एक्चुअल लेंथ। बेंडिंग मूवमेंट लेसिंग मेंबर में 0 होता है। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो एल मैक्स कितना हो जाएगा, एल ई √12 अपॉन डी एंड मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर और इक्वल टू 145। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी।
अब इंक्लिनेशन एंगल की बात करते हैं लेसिंग में। अगर रिवेट और बोल्ट है तो इंक्लिनेशन एंगल 40 से 70 डिग्री सेल्सियस तक, 40 से 70 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग है तो 60 डिग्री टू 90 डिग्री तक होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन इन बाई साइड इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गायरेशन इन एक्सेस साइड, एक्सेस एक्सिस, तो कब होगा ये? इफ़ थीटा डिक्रीज लेंथ ऑफ लेसिंग विल इंक्रीज। इसमें थीटा डिक्रीज होगा और लेंथ ऑफ लेसिंग इंक्रीज होगा। अब टाइप ऑफ लेसिंग सिस्टम की बात करते हैं। सिंगल लेसिंग सिस्टम, इसमें कंसेक्यूटिव ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड इन दिस सिस्टम। ठीक है, इसमें कंसेक्यूटिव ट्राइंगल बनते हैं। डबल लेसिंग सिस्टम में लेसिंग बार आर क्रॉस टू ईच अदर इन दिस सिस्टम। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं। टाइप ऑफ लेसिंग, अगर सिंगल लेसिंग है तो इफेक्टिव लेंथ एल हो जाएगा। डबल लेसिंग है तो 0.7 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। वेल्डेड है तो 0.7 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, मिनिमम लेसिंग, मिनिमम थिकनेस की बात करें लेसिंग बार की, तो सिंगल लेसिंग के लिए इफेक्टिव लेंथ अपॉन 40, डबल लेसिंग के लिए इफेक्टिव लेंथ अपॉन 60। ठीक है, यह मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। एल ई क्या है? डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रिवेट सेंटर। मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार बी मिनिमम अकॉर्डिंग टू रिवेट डाया, डिपेंड करता है किस पे? नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट पे। जो मिनिमम डेप्थ है लेसिंग बार की बी मिनिमम, रिवेट डाया के अकॉर्डिंग देखें तो डिपेंड करता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट पे। वेल्डिंग के केस में बी मिनिमम जो होगा वो 50 mm के बराबर होगा, मतलब 50 mm होगा। जनरली जो बी मिनिमम लिया जाता है वो 3 टाइम्स ऑफ डी लिया जाता है। ठीक है, डी है डाया ऑफ रिवेट। अगर नॉमिनल डाया 60 mm है तो मिनिमम विड्थ हो जाएगा 50 mm, 18 है तो 55 mm, 20 है तो 60 mm, 22 है 65 mm। ठीक है, अब देखते हैं टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट बिटवीन लेसिंग कनेक्शन क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लेसिंग कनेक्शन के बीच के जो बकलिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं? जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है कंपोनेंट का वो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 0.7 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम। ठीक है, टैक रिवर्ट्स के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है कंपोनेंट का वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कंपोनेंट का जो टैक रिवर्ट के लिए स्लेंडरनेस रेशियो 0.6 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डाया टैग रिवर्ट्स है उसको देख लेते हैं। अगर थिकनेस मेंबर अप टू 10 है तो जो मिनिमम डाया होगी टैग रिवर्ट की 16 mm होगी। 10 से 16 है तो 20 mm, एंड ग्रेटर देन 16 है तो 22 mm। ठीक है, अब कुछ नोट वो देख लेते हैं। 2 रोज ऑफ टैगिंग रिवर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन लेसिंग बार। दो रो ऑफ टैगिंग रिवर्ट्स प्रोवाइड करते हैं लेसिंग बार में। अगर कब? जब लेंथ 125 mm से ज़्यादा हो, लेंथ ऑफ वेब चैनल 150 mm से ज़्यादा हो। ठीक है, तब 2 रो ऑफ टैगिंग रिबट्स प्रोवाइड करते हैं लेसिंग बार में। लेसिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 2.5% ऑफ कॉलम लोड। लेसिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है ट्रांसवर्स शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। कितना? 2.5% ऑफ कॉलम लोड के बराबर। ठीक है, सिंगल लेसिंग सिस्टम में जो फोर्स आ जाएगा वो V/2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड डबल लेसिंग सिस्टम में वही V/4 sin थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं बैटन्स की। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ बिल्टअप कॉलम। बैटन्स का यूज़ किया जाता है मेन कंपोनेंट को कनेक्ट करने के, बिल्टअप कॉलम के मेन कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर बैटन कॉलम में जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 1.1 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ होगा, मतलब 10% बढ़ा देते हैं एक्चुअल लेंथ से। ठीक है, और लेसिंग में कितना? 5% बढ़ाते थे। मिनिमम नंबर्स ऑफ बैटन रिक्वायर्ड, 4 नंबर्स ऑफ मिनिमम 4 नंबर ऑफ बैटन की रिक्वायर्ड होती है, 2 एंड और 2 इंटरमीडिएट बैटन। ठीक है, ये एंड बैटन, ये है इंटरमीडिएट बैटन। बैटन कॉलम आर मोर फ्लेक्सिबल दैन सॉलिड वॉल कॉलम फॉर द सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो बैटन कॉलम होता है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कैन कम्पेयर टू सॉलिड वॉल कॉलम। ठीक है, बैटन प्लेट्स प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ बिल्टअप कॉलम। बैटन पे जो बैटन प्लेट होते हैं वो बिल्टअप कॉलम के डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसमें जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है बाई वाई एक्सिस पे वो लेस कम होता है कंपेयर टू एक्सेस एक्सिस। ठीक है, ये एंड बैटन, ये है इंटरमीडिएट बैटन, ये भी है एंड बैटन। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें तो S/R मिनिमम शुड नॉट बी ग्रेटर इक्वल टू 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिंग निकल आएगी इधर टू करके। ठीक है, ऐसा है स्पेसिंग ऑफ बैटन, इसमें से जो भी कम होगा 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। अब बैटन्स को देखते हैं, बैटन्स किस लिए डिज़ाइन होते हैं। बैटन्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट लॉन्गिट्यूडनल शियर। एक सेकंड, थोड़ा इसको रफ कर लें। Battens are designed to resist longitudinal shear VV BTL0 upon NS. Battens are designed to resist movement BTL0 upon 2N। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ बैटन, ऐसा स्पेसिंग बिटवीन बैटन, L0 है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बैटन। ठीक है,
अब बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ की। इसमें जो यहाँ से यहाँ तक एक ही डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी वाई बाई, ये है सी वाई बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। और एस क्या होगा, ये है स्पेसिंग बिटवीन दिस, ओके। इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ मेन कंपोनेंट, ठीक है। जो इफेक्टिव डेप्थ है वो सेंट्रॉइड ऑफ मेन कंपोनेंट के डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ मेन कंपोनेंट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू है ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ मेन कंपोनेंट, इफेक्टिव डेप्थ जो है इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन एस प्लस 2 cy/y, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ कंपोनेंट इन प्लेन ऑफ बैटन, ठीक है। एंड इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ कंपोनेंट्स जो कि प्लेन ऑफ बैटन में है, फ्लैंज विड्थ, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थिकनेस ऑफ बैटन की बात करें तो वो शुड नॉट बी लेस देन a/50, ठीक है। इसका मतलब शुड नॉट बी लेस देन s/2cy/50, ठीक है। टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट बिटवीन द पैटर्न्स फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। लोकल बकलिंग को, इंडिविजुअल कंपोनेंट में लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। c/r/y शुड बी लेस देन 50 एंड c/r/y शुड बी लेस देन 0.7 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम, ठीक है। इंटरमीडिएट बैटन के लिए जो इफेक्टिव डेप्थ है वो 3/4 टाइम्स ऑफ ए होना चाहिए एंड ग्रेटर दैन 2b, ठीक है। इन बैटन के लिए डी ग्रेटर दैन ए एंड डी ग्रेटर दैन 2b, ठीक है। अब बात करते हैं एंड टाइप प्लेट्स की। एंड टाइप प्लेट्स क्या होता है, इट इज़ अ लेस्ड कंप्रेशन मेंबर। इसमें लेस्ड कंप्रेशन मेंबर शैल बी प्रोवाइडेड विद टाइप प्लेट्स एट द एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम एंड इंटरसेक्शंस विद अदर मेंबर्स, ठीक है। तो इन टाइप प्लेट्स में लेस्ड कंप्रेशन मेंबर है वो प्रोवाइड करना चाहिए टाइप प्लेट्स के साथ एंड्स पे, लेसिंग सिस्टम के एंड पे और इंटरसेक्शन पे अदर मेंबर्स के साथ। अब बात करते हैं इनकेस्ड कॉलम की। इसको बेसमेंट में यूज़ किया जाता है। मेंबर शुड बी अ सिमेट्रिकल आई सेक्शन शेप और 2 चैनल बैक टू बैक विथ और विथआउट कवर प्लेट्स, ठीक है। मेंबर जो है वो आई सेक्शन शेप का होना चाहिए कि 2 चैनल सेक्शन बैक टू बैक लगे होने चाहिए विथ और विथआउट कवर प्लेट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे कवर प्लेट लगाएं या बिना कवर प्लेट के, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगा के, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ सॉलिड, एक सेकेंड, मिनिमम विड्थ ऑफ सॉलिड केसिंग इज, जो मिनिमम विड्थ है सॉलिड केसिंग वो b0 प्लस 100 मीटर होनी चाहिए। ये 100 mm आई गेस, b0 प्लस 100 mm होनी चाहिए मिनिमम विड्थ, ठीक है। स्टील कोर इन केस कॉलम शुड बी मशीन्ड एक्यूरेटली एट स्प्लाइस, ओके। स्टील कोर जो कॉलम इन केस है वो एक्यूरेटली स्प्लाइस पे मशीन्ड होना चाहिए। ओवरऑल डायमेंशन ऑफ स्टील कॉलम शुड नॉट एक्सीड 750 × 450 mm। 750 × 450 mm से ज़्यादा जो डायमेंशन है वो इस एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉलम स्प्लाइस की। कॉलम स्प्लाइस इज़ यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम। कॉलम स्प्लाइस का यूज़ किया जाता है लेंथ ऑफ कॉलम को इंक्रीज करने के लिए। इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबव द फ्लोर बीम कनेक्शन, ये जस्ट फ्लोर बीम कनेक्शन के ऊपर ही लोकेट होता है कॉलम स्प्लाइस। स्प्लाइस प्लेट वुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऑफ कॉलम। स्प्लाइस प्लेट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऑफ कॉलम पे लगाया जाता है, ठीक है। A more suitable location for column spikes is h/3 to h/4 from the top एंड बॉटम लेवल ऑफ फ्लोर। जो मोस्ट सुटेबल लोकेशन है कॉलम स्प्लाइसिंग के लिए वो h/3 to h/4 है, या कि फ्रॉम टॉप से या कि बॉटम ऑफ लेवल फ्लोर से, ठीक है। when the column end are machined, then it is assumed that 50% of load is transferred by direct bearing action and remaining 50% of the load is transferred through splice and connection, ठीक है। जब कॉलम एंड को मशीन किया जाता है तो ये अज्यूम किया जाता है जो 50% लोड होगा वो डायरेक्ट बियरिंग एक्शन से ट्रांसफ़र होगा और जो रिमेनिंग 50% लोड होगा वो ट्रांसफ़र होगा स्प्लाइस और उसके कनेक्शन से, ठीक है। जो टोटल लोड होगा ये 50% लोड बियरिंग एक्शन से होगा, 50% लोड स्प्लाइस एंड कनेक्शन से ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं फ्लैंज स्प्लाइसेस की। एक सेकंड थोड़ा रफ कर लें। फ्लैंज स्प्लाइसेस क्या है? इट इज़ अ जॉइंट इन द फ्लैंज एलिमेंट प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लैंज प्लेट। फ्लैंज स्प्लाइस एक जॉइंट है जो कि फ्लैंज एलिमेंट पे एक जॉइंट दिया जाता है ताकि फ्लैंज प्लेट की लेंथ को इंक्रीज़ किया जा सके। इट इज़ डिज़ाइन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली। फ्लैंज स्प्लाइस को सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ये फ्लैंज स्प्लाइस, ठीक है। और ये है वेब स्प्लाइस। अब बात करते हैं वेब स्प्लाइस की। वेब स्प्लाइस इज़ यूज्ड इन द वेब प्लेट टू इंक्रीज इट्स लेंथ। वेब स्प्लाइस को वेब प्लेट में यूज़ करते हैं उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दीज आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट द शियर एंड मूवमेंट एट स्प्लाइस सेक्शन। इनको डिज़ाइन किया मतलब कि वेब स्प्लाइस को डिज़ाइन किया जाता है शियर और मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए स्प्लाइस सेक्शन में। स्प्लाइस प्लेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ द वेब। स्प्लाइस प्लेट को वेब के दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है। इफ शियर फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग एट द कॉलम स्प्लाइस, अ वेब स्प्लाइस मस्ट बी डन
बोथ साइड ऑफ द वेब एज शोन, ठीक है। अगर शियर फोर्स भी एक्ट कर रहा है कॉलम स्प्लाइस में, तो वेब स्प्लाइस दोनों साइड, वेब के दोनों साइड में की जानी चाहिए, जैसा कि शो भी किया गया है, ठीक है। इसमें तो टॉप व्यू है, ये दोनों साइड, ठीक है। The rivet in web splice are subjected to double shear and bearing, but rivet in flange splice are subjected to single shear and bearing. जो वेब स्प्लाइस में जो रिवेट्स होती हैं उसमें डबल शेयर और बियरिंग लगता है, और जो रिवेट होती है फ्लैंज स्प्लाइस में उसमें सिर्फ सिंगल शेयर और बियरिंग होता है, ठीक है। अब एक नोट है वो देख लेते हैं। फॉर टॉर्जन रेजिस्टेंस द बेस्ट सेक्शन इज बॉक्स सेक्शन। टॉर्जन रेजिस्टेंस के लिए जो बेस्ट सेक्शन है वो बॉक्स सेक्शन होगा, ठीक है। बॉक्स सेक्शन है ऐसे जो बनता है अपन पीछे देख के बिल्ट अप कॉलम में, ठीक है। टॉर्जन रेजिस्टेंस के लिए सेक्शन बेस्ट सेक्शन होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपना कंप्रेशन मेंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बीम एंड गैंट्री गिर्डर की। ओके, सो थैंक यू सो मच।